हेलो गाइस, वेलकम टू आईपीएम पाठशाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कंटिन्यू सीरीज जो अभी जिपमेट के हम पीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं, इसी में आज है जिपमेट 2022 क्यूए का पेपर। ठीक है, तो अभी तक हम 3 पेपर एनालिसिस कर चुके हैं। आज ये 4th पेपर है। ठीक है, चलो आज इसके भी बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अ सम बिकम डबल इन 10 ईयर, द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। कोई भी सम जो है वो डबल हो जाता है, मतलब जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। अमाउंट डबल हो रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना होगा? तो इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 2p माइनस पी इक्वल टू पी के। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ऐसा ही इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। एग्जाम में कैसे करेंगे मैं जस्ट बताता हूँ। पी इक्वल टू पी इंटू में ऐसा ही पी के बराबर है। आर हमें चाहिए, टाइम 10 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100। पी से पी कट जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 10%। बहुत आसान क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। करेक्ट, क्लियर है पॉइंट। मतलब इजी क्वेश्चन में से कंसीडर करेंगे। एग्जाम में बैठे तो ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी अमाउंट है डबल हो रहा है। डबल का मतलब हमारा पैसा उसमें से हटा देंगे तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 का। तो 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 पर परसेंट बनाने के लिए इंटू 100। टोटल रेट परसेंट होता है। टोटल रेट परसेंट मतलब रेट इंटू टाइम। सीधा कर सकते हैं 10% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू आर इन्वेस्टेड रुपीज 25,000, 50,000, 25,000 रेस्पेक्टिवली, स्टार्ट अ बिजनेस आफ्टर एंड ऑफ द 2 ईयर, दे अर्न प्रॉफिट इन 48,000। व्हाट विल बी द क्यू शेयर? क्यू का शेयर कितना होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। इसने 25,000 इन्वेस्ट करे 2 साल के लिए। टाइम सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका टाइम सेम है, तो टाइम कैंसिल आउट हो जाता है। 25,000 और इनटू में कितना आ जाएगा? 2। ये पी, ये क्यू, ये आर। आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। 2 सब में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि जब भी टाइम सेम होगा तो उसे कंसिडर करने की नीड नहीं है। 25 से कट करेंगे तो ये 1 टाइम। 25 टू जा 3, 30 30 सब में कैंसिल था, मैंने कर दिया। 25 बन जाए 25, 25 टू जा और 25 बन जाए। ये किसका रेशो आ गया? ये आ गया प्रॉफिट का रेशो। किसका रेशो? प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 1 4, यानी कि 4 यूनिट इक्वल टू 48,000 के। 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 12,000 के। तो 2 यूनिट इक्वल टू कितने का आ जाएगा? देन 2 यूनिट की जो वैल्यू है क्यू का प्रॉफिट, तो यानी 2 इंटू में 12,000। आंसर कितने का आ जाएगा? 24,000। यानी कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डायरेक्ट भी कर सकते थे। शेयर ऑफ क्यू क्या होगा? शेयर ऑफ क्यू, क्यू का शेयर कितना आएगा? तो देन 2 बाय 1 + 2 3, 3 + 1 आ जाएगा 4, इंटू में कितने का आ जाएगा? 24,000, यानी कि 4 6 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 12,000। ये हमारे पास आंसर है। क्लियर पॉइंट? तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बैठे हैं तो ए का फर्स्ट, ए का फोर्थ, ए का सेकंड, ए का थर्ड। अब ए का तो कोई एक ही आंसर होगा, तो हमें ये पूरा सॉल्व नहीं करना है। अब ये दिखने में लगेगा सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्किप कर देना है। नहीं, एग्जाम में इसको स्किप नहीं करेंगे। रीजन आपको देखो सिंपल, इन मैंने बोला ना इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा। मैंने 25, 24, 23 का पेपर कराया, मैंने सब में बताया ये कभी भी पूरा आपको सॉल्व नहीं करना बॉक्स। एक से या दो से, मैक्सिमम 2 ऑप्शन से आपका गेम बन जाएगा। यहाँ एक ही ऑप्शन से बन जाएगा क्योंकि सब में ऑप्शंस क्या अलग अलग है। एक एक जस्ट मुझे ए सॉल्व करना है, जबकि एग्जाम में तो ए भी सॉल्व नहीं करना। आपको पता होगा रूट को जब हम शॉर्टकट से हम जब डिवाइड करते हैं तो ए से डिवाइड करते हैं, तो इसका रूट फ्रैक्शन में आएगा, इसके रूट भी फ्रैक्शन में आएंगे, इसका रूट भी फ्रैक्शन में आएगा, इसका रूट विदाउट फ्रैक्शन आएगा सी का। और विदाउट फ्रैक्शन कौन सा आंसर है? सी। सी का सेकंड आंसर है। सी का सेकंड आंसर यानी कि ऑप्शन बी। खत्म। ये वाला सी का सेकंड आंसर यानी ऑप्शन बी, विदाउट सॉल्व करे हो जाएगा। सर ऐसे क्यों? ए वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, मतलब कॉमन आता है ना, तो इसमें से डिवाइड करते हैं ए वाली टर्म से। जो भी फैक्टर आते हैं ना इसके ऐसे फैक्टर करो 12 के जो 1 आ जाए, 3 और 4। तो यानी कि एक्चुअल में ये प्रोसीजर होता है जो शॉर्टकट बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा होगा। क्लास में बताते हैं कि 6 2 जा 7, 12 6 जा 72, 72 के ऐसे फैक्टर करो जो 1 आ जाए, 9 और 8, तो 8 और 9, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, और ए वाली टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो हमारे पास आएंगे 4/3 और माइनस का 3/2। तो 4/3 और आंसर कितना आ जाएगा? 4/3 और माइनस का 3/2, यानी ऑप्शन 4। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए का ऑप्शन 4, तो बी। तो ये मैंने बोला कि इसके फ्रैक्शन आएंगे क्योंकि ए वाली टर्म से डिवाइड होता है, तो ये भी फ्रैक्शन आएगा, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ एक का कोफिशिएंट 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ डायरेक्टली मैं इसे बिना सॉल्व करे बता सकता था कि ये इंटीजर में दोनों वैल्यू आने वाली है।
अच्छा, इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे? 6x² प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। आपको पता होगा ऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म की पहले मल्टीप्लाई करते हैं 72। 72 के ऐसे फैक्टर देखो जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट। अब सर हमें कैसे पता चलेगी डिफरेंस 1, डिफरेंस लेना है या दोनों का सम लेना है? कभी हम सम लेते हैं, कभी हम डिफरेंस लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस है, तो इसका मतलब हमें दो रूट ऐसे देखने हैं जिनका डिफरेंस इतना आता हो, 1 आता हो। यहाँ 12 के आगे प्लस का साइन होता तो हमें दो रूट ऐसे देखने पड़ते जिनका सम इतना आता हो। तो सम और ये कांस्टेंट टर्म से आगे करते हैं। 72 के ऐसे फैक्टर कर दो जो 1 डिफरेंस आ जाए, 8 और 9। तो हम बेसिक से कैसे करेंगे? 6x² प्लस का 9 माइनस का 8 माइनस का 12 इक्वल टू 0। 9x में से 8x जाएंगे तो प्लस का हमारे पास क्या बचेगा? x बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -72 आएगा। यस, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3। x बाहर आ जाएगा, 2x प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2x ये आ जाएगा हमारे पास 0। माइनस कॉमन ले लिया तो ये 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन बाहर ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0 पे। अच्छा, एक्चुअल में ना ये 4 बाहर आएगा, ये x बाहर नहीं आएगा, ये थोड़ा गलत लिखा। यस, हाँ, अभी ठीक है। तो एक बार 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/2। और एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आ जाएगा 4/3। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा आंसर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है पॉइंट? मतलब आप इजीली इस क्वेश्चन को टारगेट ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000। इफ इन अ ईयर द नंबर ऑफ मेल एंड were to increase by 5% and that of a female by 3% annually, the population would grow to 5022 uh, at the end of year if m is the number of male and f is the number of female in the village, then male और female कितना होगा? देखो, एक तरीका तो है गो टू ऑप्शन करके चले जाओ। गो टू ऑप्शन कैसे? कि मुझे इसका 5% निकालना है और इसका देन 3% निकालना है, और ये देखना है कि क्या इंक्रीज 202 हुआ है या 5202 है। इसमें से 5000 इनिशियल पॉपुलेशन थी, तो इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी आ गई? तो इंक्रीज पॉपुलेशन आ जाएगी 202। हम ये ऑप्शन से चले जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन। अब देखो, 3000 का 5% निकालेंगे तो सीधा आएगा 150। इसका निकालेंगे तो 6% ये आएगा 60। 3% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 210। ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सर विदाउट ऑप्शन करना हो तो मैं नंबर ऑफ मेल मान लेता हूँ एक्स, नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ मेल हमने कितना मान लिया? अज्यूम कर लिया एक्स मेल है, तो फीमेल कितनी होंगी? ऑब्वियस सी बात है यार, फीमेल्स कितनी होंगी? तो 5000 माइनस एक्स फीमेल होंगी। तो मतलब एक्स मेल थे जिसका 5% इंक्रीज हुआ, प्लस 5000 माइनस एक्स फीमेल थी जो 3% इंक्रीज हुई, मिला के टोटल कितना इंक्रीज हुआ? 202। मतलब मेल का 5% इंक्रीज पॉपुलेशन आ गई मेल की, और 5000 माइनस एक्स का 3% और इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल आ गई, इक्वल टू 202 के। आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स का आ जाएगा 5% प्लस 5000 का 3% कितना आएगा? तो 5000 का 3% 15% से दो जीरो कट जाएंगे, 15 × 3 150 माइनस एक्स का 3% और इक्वल टू आ जाएगा 202 के। एक्स के 5% में से एक्स का 3% जाएगा तो एक्स का 2% बचेगा, और ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा? 52 के। आप सॉल्व करेंगे तो x इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 100% हटाया इक्वल टू 52 के। आपने सॉल्व करा 26, x इक्वल टू आ जाएगा 2600 के। तो मेल आ गए 2600, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या होंगी? फीमेल। काम बताओ सर, और कोई वे है? एलिगेशन से नहीं कर सकते? एलिगेशन से भी कर सकते हैं। 2002 इंक्रीज हुआ, कितने पर इंक्रीज हुआ? 5000 पर। परसेंट बनाने के लिए इंटू में 100 आपने सॉल्व करा, 4 5 जा 20 और पॉइंट, और पॉइंट लग जाएगा, वैसे एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इसकी वजह से, तो 20.2 है। 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 4.4% इंक्रीज हुआ। तो 4.4% इंक्रीज हुआ, मेल इंक्रीज 5%, फीमेल इंक्रीज 3%, टोटल इंक्रीज 4.4%। एलिगेशन लगाया, 4.4 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1.4 रेशो। यहाँ कितना मिलेगा हमारे पास में? आई थिंक वैल्यू कितने की इक्वल आएगी? 5 4 जा 20, 4.4, ये 0.6 आ जाएगा आई थिंक, जहाँ तक मैं ठीक हूँ तो। यस, 3 से 4, हाँ ठीक है। ये 5% इंक्रीज, ये 3% इंक्रीज, ये मिला कर 4 पॉइंट, ये परसेंट हटाएंगे
ये आ जाएगा हमारे पास में 7:2 7 जा 2 3 जा, कहीं मिस्टेक कर दी हमने, ये देखना है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए कहीं, ये देखना पड़ेगा। 202 इंक्रीज हुआ 5000 पर, एंड ऑफ द 1 ईयर है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 40.04 आएगा। ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया आपने, 40.04 आएगा। आप देखेंगे 202 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 4 जा 20, 0.4 आएगा, एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा तो 4.04 आएगा। यस, तो 4.04%। आप सॉल्व करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो अब थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। 1.04% तक का डिफरेंस आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 0.96 के, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 8 से कट कर दो, 12 8 जा 96, और ये आ जाएगा 13:12 में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 13:12 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका, तो 13:12 का मतलब है मेल रेशो फीमेल जो आएंगे वो 13:12 आ गए। मेल रेशो फीमेल इज 13:12, यानी टोटल आ गया 25। 25 इक्वल टू 25,000 के, 1 इक्वल टू आ जाएगा 2,000 के, तो ये आ जाएगा 26,000, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 24,000। और इट बहुत आसान है, आप इसको इजीली कर सकते हो। यस, ठीक है ना, डन। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी गलत लिखेंगे, ये 24 आएगा यहाँ पर, तभी तो ये मिला के टोटल 5,000 होगा, ये थोड़ा गलत लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए अर्न 33 1/3% मोर देन बी, व्हाट परसेंट बी अर्न लेस देन ए। शायद पेन टच करने की भी जरूरत नहीं है। 33 1/3%, बहुत सारे लोगों को पता है 1/3 पर इंक्रीज हो गया, 4 हो गया, 4 से 3 डिक्रीज करेंगे तो 1 डिक्रीज 4 पर 25%। नहीं समझ में आया, ऐसे देखो 33 1.33% ज़्यादा है, मतलब 3 पर 1 ज़्यादा है, कौन, ए। ए ज़्यादा अर्न करता है बी से, कितना, 33.33, यानी कि 1/3 पार्ट। तो 3 सैलरी बी की है तो उसका 1/3 पार्ट ज़्यादा है ए का, मतलब 4। अब पूछ रहा है बी जो है ए से कितना कम अर्न कर रहा है, तो बी 3 अर्न कर रहा है, ए 4 अर्न कर रहा है, ये इससे कितना कम अर्न कर रहा है, 1 कम अर्न कर रहा है 4 से, परसेंट बनाने के लिए इंटू 100, तो यह आ जाएगा 25%। मैंने बताया नीचे वैल्यू ऑलवेज आती है कंपेरिजन वैल्यू, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये 1 लेस है, 1 3 से लेस है या 4 से, 4 से लेस है तो नीचे 4 आएगा। 1 मोर है, किससे मोर है, 3 से, तो फिर नीचे 3 आएगा। मोर है तो कम वाला आता है, और लेस पूछे तो नीचे ज़्यादा वाला आता है। यस, ऐसे कर सकते हैं, सर 100 मान के कर सकते हैं, 100 मान के, 60 मान के, जो भी आपका दिल करे आप ऐसे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, ठीक है। 6 क्या कह रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आर ट्रू। कौन सा ट्रू है, ये तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। तो अभी आप देखेंगे साइन स्क्वायर, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, मैंने कभी ऐसे पढ़ाया भी है, a+b = 90। तो आपको याद रखने होंगे ये साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 के होता है। जब भी a+b 90 आए तो ये 1 के बराबर होता है ऑलवेज। सेम ऑफ कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b किसके बराबर होता है, धन 1 के। और सेम tan a tan b, tan a tan b किसके बराबर होता है, 1 के। सेम केस। तो अभी आप देखो पॉइंट की बात, साइन स्क्वायर 41 प्लस साइन स्क्वायर 49 इक्वल टू आ गया हमारे पास में किसके, 1 के। अभी पॉइंट की बात देखो, सर मुझे ये कंडीशन याद नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 41 प्लस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 41, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 41 प्लस इसको कॉस स्क्वायर 41 लिखता हूँ, क्योंकि 90 पर साइन चेंज हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दोनों आपको पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1 के। सेटिस्फाई है, यस, तो ये ट्रू है, पहला ट्रू है। चलते हैं सेकंड पर, साइन स्क्वायर 60 की, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर -2 इंटू में 10 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे तो आप पता होगा साइन स्क्वायर 60 से कॉस स्क्वायर 30 कट जाएगा, साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू √3/2 होती है, इसकी भी √3/2 होती है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और माइनस का 2 आंसर आना चाहिए, तो मतलब ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स, मतलब एग्जाम में बैठे सीधा दिखते ही आंसर आ जाएगा, ये फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आना चाहिए -2, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ए अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी तो गलत है, बी गलत है तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा बचा, बी। सी को चेक करने की नीड नहीं है, ये देखते ही गलत आ गया, तो आंसर बी आंसर आएगा नहीं, तो कौन सा बचा, बी। बी वाले सारे ऑप्शन हटा दो, ए ऑप्शन है,
हमारे पास में कि ये आंसर बी आ जाएगा। यस, वैसे इसे सॉल्व करके देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 1/1 + tan² थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और दिस इज इक्वल टू 1/sin सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। बस ये वाला जो है ये फॉल्स आएगा, बीच वाला पार्ट। यस, दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। वैसे एग्जाम में इसे सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि बी गलत हो गया था, तो बी गलत किस में, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा होगा, बी, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m बताना है फॉर विच द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस 10x का क्यूब प्लस 25x² प्लस 15x प्लस m इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+7। x+7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। देखो कोई भी फैक्टर पूरा पूरा डिविजिबल है तो इसका मतलब फंक्शन वहां क्या आ रहा होगा, जीरो। मतलब x+7 इक्वल टू जीरो के, मतलब x की वैल्यू -7 रखने पर ये पूरा जो फंक्शन है जीरो के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल है। तो ये आ जाएगा -7 की पावर 4 प्लस 10 इंटू में -7 की पावर 3 प्लस 25 ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू में -7 और प्लस का आ जाएगा m इक्वल टू जीरो पे। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401, और पावर इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। पावर 7 का क्यू होता है 343, और पावर क्या है हमारे पास में, ऑड, तो यहाँ नेगेटिव आएगा यानी 3430 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू में 25 कर देंगे तो 49 इंटू में 25 यानी कि 50 मान लो, तो 50 1250 हो जाएगा, उसमें से 25 हटा दो तो 1225। यस, आई थिंक क्लियर। 1225 प्लस का आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, माइनस का 105 नेगेटिव आएगा, प्लस m इक्वल टू जीरो। एक बात समझ में आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लो, नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर लो, तो इसे ऐड करेंगे 25 1 26 और ये आ जाएगा 26 426, यस 2626 आ जाएगा हमारे, नहीं 36, ये आएगा 36 इसे जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5 35 35, ये आ जाएगा 3535। यस आई थिंक, प्लस m इक्वल टू जीरो, नेगेटिव आंसर आएगा, पहली बात तो ये गलत है। कितना आएगा तो यहाँ बचेगा 91, m इक्वल टू जीरो, तो m की वैल्यू -91 यानी ऑप्शन ए। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ, अच्छा पिछले क्वेश्चन में तो शायद आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी फंक्शन कोई भी फैक्टर है, मान लो x+7 जो है वो फैक्टर है, तो एक बात कंफर्म है, फैक्टर है तो मतलब x+7 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू -7 पे ये फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। कोई भी फैक्टर है उसका, फैक्टर है मतलब वो डिविजिबल कर रहा है पूरा पूरा, तो इसका मतलब फंक्शन वहाँ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना, यानी x की क्या वैल्यू होगी, जो भी कोई भी ऐसे कर्व घूमता है तो यानी कि इसके 4 रूट हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो ये यहाँ पर जीरो होगा। एग्जैक्टली ये फैक्टर होते हैं इसके। आई थिंक क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्ले ग्राउंड 2 to 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है, तो क्या होगी। तो हमें फेंसिंग का हमसे कॉस्ट पूछा है, फेंसिंग क्या होगी 2πr, भाई कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल की फेंसिंग का मतलब क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग होगा जितना इसका पेरीमीटर है उसका कॉस्ट क्या होगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब है कॉस्ट ऑफ अ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस। तो एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है, आप लोगों को पता होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल πr², पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में r² इक्वल टू आ जाएगा 22 इंटू में 176, 22 बन जाए 22 वन टाइम, 0 17 अभी भी नहीं जाएगा जीरो, और 22 7 6 4, यहाँ कितना आ जाएगा 6, कितने पर कैंसिल आउट हो जाएगा 7 2 जा 8 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, ये आ गया। r² इक्वल टू, ये 7 इधर चला जाएगा, एक 7 इसमें से तोड़ लेंगे, 1008 था, एक 7 इसमें से तोड़ देंगे तो 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28 और 2 7 4 जा 28, यानी r इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू में 12, 2 7 है और ये 12 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 84, यानी कि रेडियस आ गया 84। तो सरकमफेरेंस क्या आ जाएगा, सरकम
फेरेंस, सर्कमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में 84। आपने सॉल्व करा तो ये हमारे पास में आ जाएगा 24 इंटू में 22। ये सरकमफेरेंस आ गया। कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये इतने सेंटीमीटर आएगा, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में, जबकि कॉस्ट किस में, मीटर में। तो यानी 50 रुपीज़ पर मीटर है, पर मीटर। तो इसका मतलब सेंटीमीटर में लाएंगे तो 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, तो मैं कह सकता हूँ 1/2 रुपीज़ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। सर क्यों, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है। 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो 50 डिवाइडेड बाय 100। आई थिंक अब समझ में आया होगा 1/2 क्यों कर रहे हैं। यस, 1/2 रुपीज़ पर सेंटीमीटर है। एक कितना सेंटीमीटर टोटल खर्चा है, 24, ये टोटल सेंटीमीटर था। इसका खर्चा कितना आएगा, 1/2 रुपीज़ पर सेंटीमीटर के हिसाब से आपने डिवाइड करा तो 11 टाइम, और ये आ जाएगा 264 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन। और एक कैलकुलेशन भी बहुत भयानक नहीं है, आप इसे इजीली कर सकते हो। एक बार दोबारा देखो फिर ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ n टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 डॉट 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 इज क्या होगा। अब देखो बड़ा सिंपल है। वन, देखो फर्स्ट टर्म T1 का मतलब फर्स्ट टर्म 1 इंटू में 1/2, सेकेंड टर्म प्लस सम चाहिए, सेकेंड टर्म इज 2 इंटू में 3, थर्ड टर्म यानी कि 3, यह आ जाएगा 1/3 इंटू 4। ऐसे ही हमें n टर्म चाहिए। अब आगे बढ़े तो हमें n टर्म क्या होगी, तो आपका जवाब होगा 1 सब में आ रहा है 1 आएगा, फर्स्ट पर 1 आ रहा है, 2 पर 2 आ रहा है, 3 पर 3 आ रहा है, तो n पर क्या आएगा, n आएगा। सर बहुत बढ़िया से समझ में आया कि भाई 1 पर 1 आया, 2 पर 2 आया, फर्स्ट टर्म 3 पर 3 आ रही है, तो हमें n टर्म चाहिए, तो nth टर्म क्या होगी, n आएगी। फिर आप देख रहे होंगे ये इससे 1 ज़्यादा है, ये इससे 1 ज़्यादा है, ये इससे 1 ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू भी इससे 1 ज़्यादा होगी, यानी n+1। सर बहुत खूबसूरत। अब सर मैं इसको जब ब्रेक करूंगा तो ये इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। ये ऑलवेज प्लस माइनस फॉर्म में आपको अलग अलग करके लिखनी है। टेलीस्कोपिक सीरीज होती है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 - 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 10 इसके। मैं इसको सॉल्व करूंगा 1/3 माइनस का 1/4 ऐसे लिख सकता हूँ, अप टू डॉट 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 1/n माइनस का 1/n+1 लिख सकता हूँ। अभी देखेंगे सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर इसकी फर्स्ट टर्म, फिर ऐसे ही यहाँ फर्स्ट टर्म कट चुकी होगी इसकी सेकेंड टर्म से, फिर यहाँ सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म। बात समझ में आ गई, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म कट जाएगी, तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बचेगा। आप नीचे से n+1 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा n+1 - 1। आप सॉल्व करेंगे तो n/में n+1 आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन। और एक क्लियर है पॉइंट, इस तरीके से आप इसे टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ आई कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क, ये ए होना चाहिए, ए कैन डू, ए कैन डू, ये होना चाहिए, ए कैन डू। ए जो है वो पूरे काम को 1/4 ऑफ द वर्क इन 3 days। ए 1/4 काम जो है, ध्यान रखना, 1/4 ऑफ द टोटल वर्क, ऑफ द टोटल वर्क, वर्क इन 3 days। तो इसका मतलब ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क। तो 3 इंटू में ये आ जाएगा 4/1, उल्टा हो जाएगा 12 days। यानी कि 1/4 काम करने में, 1/4 का मतलब होता है 4 पार्ट, यानी कि ये सर्कल है, मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ, ये 4 पार्ट हो गए। मतलब ऑब्वियसली बात है, ये सिर्फ 1/4 काम है, इसको 3 days लग रहा है, तो इसमें भी 3 लगेगा, इसमें भी 3 लगेगा, इसमें भी 3 लगेगा, मिलाकर टोटल कितने दिन हो गए, 3 इंटू 4 यानी कि 12 days। और इस तरीके से आप इसे सोच सकते। ऐसे ही बी कैन डू 1/6 ऑफ द टोटल वर्क इन 4 days। तो इसका मतलब बी टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा होगा, तो आपका जवाब है सर 4 इंटू में 6/1 यानी कि 24 days। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए कंप्लीट काम जो है वो 12 days में करता है, बी कंप्लीट वर्क जो है वो 24 days में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 12 2 जा 24 बन जा। यस आई थिंक क्लियर होगा पॉइंट। आपको बताओ वेजेस का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम दोनों का सेम है, एक साथ कर रहे हैं टाइम सेम, बिकॉज और दोनों साथ काम कर रहे हैं, टुगेदर, टुगेदर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब मान लो मैं और आप दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो हम दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा, दोनों साथ वर्क काम कर रहे हैं, तो टाइम क्या है यहाँ पर सेम। तो जो
एफिशिएंसी का ही जो रेशो होगा, टाइम दोनों जगह सेम है, इसका मतलब यही वेजेस का रेशो होगा, पढ़ा होगा आपने 2:1। 2:1 वेजेस का रेशो है, तो इसका मतलब ए का वेजेस कितना है, बी का वेजेस कितना है, मैं आराम से बता सकता हूँ 180 रुपीज़ में ए का वेजेस कितना होगा, हाउ मच विल ए गेट, ए का शेयर कितना होगा, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए आएगा 2/3, यानी कि टोटल 3 में से इसको 2 पार्ट मिलेगा, टोटल 180 का, यानी कि 120 रुपीज़, 120 इसको मिलेगा, 60 उसको मिलेगा, यानी ऑप्शन और इट क्लियर है पॉइंट। आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली upright on a plain ground. If the distance between their foot is 12 meter, then distance between their top is क्या होगा। देखो भाई, एक चीज़ तो आपको कंफर्म, हाइट एंड डिस्टेंस आपने फिगर बना दी, गेम आपके फेवर में है ना। ये तो वो वाला ना, मतलब जो ये मतलब प्रोजेक्ट करा रहा है वो चीज़ आपको बस पहले पेपर पे बना देनी है। दो पोल ले लेने हैं आपको, एक ये पोल हो गया, हाँ सर क्लियर है, एक पोल सर ये हो गया, हाँ सर ये बात भी क्लियर है, दो पोल हो गए, तो इसका मतलब एक बड़ा पोल एक छोटा पोल, यस सर ये बात भी क्लियर है, ये ग्राउंड मान लिया हमने, यस सर, ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड ही है एक तरीके से, ठीक है ना, यस। तो ये एक दूसरे से 12 मीटर दूर है, तो यहाँ भी 12 मीटर दूर होंगे क्योंकि दोनों की हाइट हाइट है, तो दोनों ये पैरेलल लाइन ही होंगी एक तरीके से। ये 6 मीटर है, यस सर, तो ये 6 मीटर होगा, यस सर, टोटल 11 है, यस सर, 11 में से ये 6 है तो ये कितना बचा होगा 5, यस सर। अभी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को इससे इस डिस्टेंस को मिला लेंगे, यस, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये ट्रिपलेट नंबर होगा, 5 12 13, 13 आंसर है। ट्रिपलेट नंबर तो आपने पढ़े होंगे ना, 5 12 13, दिस इज द ट्रिपलेट नंबर। सर हमने नहीं पढ़े तो तमीज से करना है क्या, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर तो तमीज है, तमीज जितना लगा दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, एक्स इक्वल टू 13। लेकिन एग्जाम में यार ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट वर्थ ₹5 lakh, आई थिंक 50, yes, is depreciating at the rate of 10% per annum. In how many years will the value reduce to 364,500? अब इसी बात है कि भाई यहाँ 2 जीरो बच रही हैं जबकि यहाँ 5 जीरो थी, तो इसका मतलब 3 जीरो चली गई, क्योंकि 10% ऑलवेज एक जीरो खाएगा, 10% का मतलब है 1/10, तो 1/10 पॉपुलेशन हर साल कम हो रही है, मतलब एक जीरो कम हो जाएगी, अगली साल फिर एक जीरो कम हो जाएगी, अगली साल एक जीरो, तो ये टोटल 5 जीरो थी, 2 जीरो बच रही है, तो इसका मतलब 3 जीरो कम हुई है, 3 जीरो कम हुई है, तो मतलब कितने साल लगे होंगे, 3 साल, आंसर है। एग्जाम में बैठे तो ऐसे सॉल्व करते हैं, बात समझ में आ गई। सर तमीज से बताओ, डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, करंट वैल्यू इज 5,000, सॉरी 5,02,2415, 1 माइनस 10% से डिक्रीज हो रहा है, कि पावर n जितने साल होते हैं इक्वल टू फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितने की है 364,500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप सॉल्व करेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, n-1 कितने का आ जाएगा 9/10 के, कि पावर n इक्वल टू यह आ जाएगा 3,645 डिवाइडेड बाय 5,000, 5 से कट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1,000, और ये आ जाएगा हमारे पास में 7 to 9 के। आप देख रहे होंगे 9/10 की पावर आ जाएगा n, ये बेसिक मेथड है, यदि स्टेप मार्किंग के किसी को नंबर मिल रहा है, तो ये q होता है 9 का, ये 10 का, खत्म, बेस दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, ये स्टेप मार्किंग के बाय द वे नंबर मिल रहे हैं, तब आपको ऐसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू द 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3, जो कि एक 30 लीटर का मिक्सचर है जो 7:3 में है, उसमें कितना लीटर वाटर ऐड करें जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर जो है वो 40% हो जाए। एक बात तो कंफर्म है, हमने सिर्फ वाटर ऐड करा है, मिल्क तो ऐड नहीं करा, तो दो तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, विदाउट एलिगेशन कर सकते हैं। पहले विदाउट एलिगेशन कर, 7:3 में थे मिल्क एंड वाटर, यानी कि टोटल मिला के 10 यूनिट इक्वल टू 30 लीटर के, 1 यूनिट इक्वल टू 3 लीटर के, तो ये आ जाएगा 21 लीटर, और ये आ जाएगा 9 लीटर। इसका मतलब ये 21 लीटर और ये 9 लीटर। एक बात तो कंफर्म है साहिब, क्या मिल्क जो होगा वो 21 लीटर है, यस सर,
वाटर कितना है हमारे पास में 9 लीटर, तो सिर्फ हमने वाटर ऐड करा है, मिल्क तो सॉरी मिल्क तो ऐड नहीं करा, मिल्क तो सेम है, यस। वाटर पहले 9 था, अब 9 + x हो गया। अब इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, वाटर जो है वो 40% है, वाटर 40% है, तो मिल्क कितना होगा 60% फाइनल। मैं अभी और भी तरीके से बताऊंगा, देखना। पहले मिल्क कितना था 21, आज भी मिल्क 21 है। पहले वाटर कितना था 9, लेकिन अब 9 + x है, x लीटर हमने ऐड कर लिया। इनका जो फाइनल रेशियो 40% ऑफ अ वाटर, 60% ऑफ अ मिल्क। 60 को 20 से कट करेंगे 3 टाइम, 20 से कट करेंगे 2 टाइम, 3 से कट करेंगे 7 टाइम, 7 2 आ जाएगा 14, इक्वल टू आ जाएगा 9 + x के, x इक्वल टू आ जाएगा 5 लीटर के। पहला तरीका। दूसरा, रेशो से, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। 7:3। पहले वाटर कितना था, तो पहले वाटर था 3 टोटल 10 में से, परसेंट बनाने के लिए इंटू में 100, कितना परसेंट था 30%। 30% पहले वाटर था। अभी जो हमने वाटर मिलाया वो पूरा 100% वाटर है, उसमें मिल्क नहीं है, मिल्क 0 है। मिला के टोटल वाटर कितना होता है 40%। किस रेशो में आया, तो आपका जवाब होगा 60:10, यानी कि 6:1 में रेशो होगा मिलाने का। पहले 6 की वैल्यू 30 के बराबर थी, मतलब 5 टाइम, तो 1 की वैल्यू 5 का मतलब 5 लीटर ऐड करा होगा। सर हम वाटर पे कराए, हम मिल्क पे भी कर सकते हैं, हाँ। मिल्क पहले 70% था, अब 0% मिल्क ऐड करा, मिल्क तो ऐड ही नहीं करा, वाटर ऐड करा है, तो मिल्क 0% होगा। मिला के मिल्क कितना होगा 60, क्योंकि वाटर 40% होता है, तो रिमेनिंग जो 60% होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा मिल्क। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 60:10, 1:6:1 के। यस, क्लियर है भाई पॉइंट। आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। सर और भी तरीके हैं यार, अब रेशो सेम करके कर लो, अलग अलग तरीके से कर लो। सर आप क्या प्रेफर करेंगे, मैं तो सिंपल ही कह रहा हूँ, आप नॉर्मल तरीके से करो, आंसर आ जाएगा, इतना घुमा फिरा के करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है ना, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 392 इज 5। अब देखो 392 की जो प्राइम की फैक्टराइजेशन होंगी, उनका जो एक्सपोनेंट्स होगा वो क्या 5 है। पहले सबसे पहले 392 को ब्रेक करते हैं। 392 को ब्रेक करने के लिए 4 से मुझे कट नजर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4, 4 9 जा 36, 3 बचा, 4 8 जा 32। यस सर। 4 इंटू सर अभी तो 2 से भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 49। तो ये आ जाएगा 2 की 4 2 जा 8, यानी 2 की पावर 3, और 49 मतलब 7 का स्क्वायर। आप इजीली ब्रेक कर लो जैसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। यस, तो यानी कि 2 की पावर 3, 7 की पावर 2, तो एक्सपोनेंट्स क्या आ जाएगा इसका, एक्सपोनेंट्स सम ऑफ एक्सपोन सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या आएगा, तो अब जरा हम देख लेते हैं। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स आएगा हमारे पास में 3 + 2, यानी कि 5। पावर का सम, पावर का सम 5 है, यस, तो ये क्या आ गया ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, क्या ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, अभी देखते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 होता है 8, 8 5 आ जाएगा 40। यस, क्योंकि 2 की पावर 3 इंटू 5 का मतलब आ जाएगा 8 इंटू 5, यानी कि 40। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 4 पॉइंट हटा देंगे, तो 1.3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, तो आएगा 0 पॉइंट, डिवाइड नहीं होगा तो 0 आएगा। 4 3 जा 12 आएगा, 1 बचा, 4 2 जा 8 आएगा, 4 5 जा, तो ये आएगा 0.0325। एक बात तो कंफर्म है, यानी कि आप इस तरीके से ना भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब सिंपल ऐसे पॉइंट ना हटा के आप सिंपल पहले 10 नीचे रहने दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 3 जा 12, 3 पॉइंट, 4 3 जा 12 पॉइंट लग गया, 12 1 10 हो गया, 4 2 जा 8, 5 बचा, 2 बचेगा, और ये 5 टाइम चला जाएगा। अभी आप देखेंगे पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0.325 कितना आएगा हमारे पास में, तो ये 3 डेसिमल के बाद 3 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। 2 डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट हो रहा है, नहीं, ये 3 डेसिमल आ रहे हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3, 3 प्लेसेस पे जाके ये क्या हो रहा है, ये 3 प्लेसेस पे जाके कैंसिल आउट हो रहा है। यस, तो क्या आंसर आएगा, ये क्या हो जाएगा फॉल्स। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट तो ट्रू होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन सी। और इट क्लियर है भाई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द following. If A and B are the independent event such that PA equal to P, PB equal to 2P, and P exactly one of A comma B equal to 5/9. Statement first, P equal to 1/3, P equal to 5/12. बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा अभी आपको ये तो P की वैल्यू आई है जस्ट, तो पहले हमें ये लिखना है। इसका मतलब क्या होता है P एग्जैक्टली, सबसे पहले हम ये जानेंगे इसका मतलब क्या होता है। ये होता है P एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी में से एग्जैक्टली आपको वन चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग आपने समझ गए तो फिर आपके गेम फेवर में। यानी कि इसका मतलब होता है पी या तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब हम कोई एक चाहिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम। जब आप ए ले रहे हैं तो बी नहीं आना चाहिए, यानी कि ओनली ए आना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरीके से ये और ये वाला पार्ट, ये ए ये बी, तो यानी कि एक बार जब आप ये ले रहे हो ए बी सी, तो याद रखना ये बी वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। जब आप ए ले रहे हो तो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, तभी तो एग्जैक्टली वन आएगा। यानी कि एग्जैक्टली वन का मतलब कोई एक चाहिए, तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा एग्जैक्टली वन, तो ओनली वन वाला केस आएगा। ए बी यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये आएगा हमारे पास में बी। यस, उल्टा आएगा सेम इसी का ही। इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब इन दोनों को मिला के टोटल जितने भी सेट्स आ रहे हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके। इसको मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ऑफ पी ए कॉम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा पी ऑफ बी बी। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो जानते होंगे, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ खास नहीं होता, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हटा दो वन में से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाता है। तो ये पी ए, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इनटू में वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, माइनस वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, बी के बराबर है, इनटू में वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने के बराबर है, वन माइनस टू पी के बराबर है, माइनस वन माइनस पी के बराबर है, और ये आ जाएगा टू पी के बराबर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस टू पी स्क्वायर, माइनस आप इसे सॉल्व करेंगे माइनस का टू पी, माइनस माइनस प्लस टू पी स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे टू पी स्क्वायर, टू पी स्क्वायर माइनस का आएगा, और ये प्लस का साइन आएगा। ये तो नहीं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर तो बात ही नहीं बनेगी। ये प्लस का साइन है तो ये प्लस आएगा, और ये माइनस आएगा। हाँ, जब भी हम इसको अलग अलग करके लिख रहे हैं तो अलग अलग करके कुछ तरीके से लिख देते हैं। प्लस ये प्लस लिख दो, ज़्यादा बेस्ट है। तो ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर, ये आएगा माइनस का। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ठीक है। और एग्जैक्टली वन कितने के बराबर है, तो एग्जैक्टली जो वन है इसकी तो वैल्यू हमें पहले से ही पता है। एग्जैक्टली वन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/9 है, ये भी 5/9 होगा। मतलब इसकी वैल्यू तो हमें आंसर पता ही है, 5/9 5/9 5/9, ये आ गया हमारे। आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसे एग्जैक्टली क्या लिख सकता हूँ, 5/9 इक्वल टू टू पी और पी मिला के आ जाएगा 3p, माइनस का 4p स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 4p स्क्वायर माइनस का 3p प्लस का 5/9 इक्वल टू 0 के। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 ऑफ पी स्क्वायर, माइनस 9 3 जा 27 ऑफ पी, प्लस का 5 इक्वल टू 0। 36 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। 180 के ऐसे फैक्टर करो जो 27 आ जाए, तो 180 के ऐसे फैक्टर 12 और 15 होंगे। 12 इंटू 15 180, 12 प्लस 15 27। तो यानी कि ये आ जाएगा 36 ऑफ पी स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। 12p माइनस 15p प्लस का 5 इक्वल टू आ जाएगा 0 के। दो फैक्टर आएंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 12p, तो आपके पास आ जाएगा 3p माइनस 1, माइनस का कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से 5, तो यह आ जाएगा 3p माइनस का 1 इक्वल टू 0 के। आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3p माइनस 1,
और ये आ जाएगा 12p माइनस 5 इक्वल टू 0 पे, यानी कि p इक्वल टू आ जाएगा 1/3 के, और एक p की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 5/12 के। दो वैल्यू आएंगे, p की दो वैल्यू आएंगे, एक 1/3 आएगी और एक 5/12 आएगी, यानी दोनों ही क्या है, ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार ये, दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। A motorboat can travel 30 kilometer upstream and 28 kilometer downstream in 7 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in 5 hours. Statement first, speed of the boat in still water is 12 kilometer per hour. Second, speed of the stream is 4 kilometer per hour. मेरे अकॉर्डिंग ये तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो ये सही है ये गलत है, हो सकता है ये सही हो ये गलत हो सकता है दोनों ही सही हो सकता है दोनों ही गलत हो। तो इसीलिए पहले आप सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। 30 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस होती है, आपको पता होगा, अगेंस्ट ऑफ अ रिवर होता है। और ये 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो बी प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 7 आवर्स के। फिर अगेन 21 किलोमीटर इज डाउन स्ट्रीम एंड 21 किलोमीटर इज अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों में 21 सेम सेम जा रहा है, टोटल इज 5 आवर्स। अब पॉइंट की बात देखो, दो तरीके हैं, एक तो ये आप एज्यूम करके देख लो, जैसे भाई ये 28 है, ये 28 21 है, तो कोई एक नंबर जो कॉमन हो, सर 7, लेकिन आप 7 मानेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आया तो यहाँ 3 आया तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 से कभी कटेगा नहीं, डेसिमल आएगा, लेकिन ये भी इंटीजर चाहिए, इसका मतलब कॉमन नंबर तो नहीं होगा। तब कॉमन नंबर और क्या हो सकता है, तो या तो ये इंटीजर होगा या ये फ्रैक्शन होगा। अभी एग्जाम में बैठे इतनी मगजमारी ना करने से बेस्ट है इन दोनों को हम सेम कर लेते हैं। वैसे तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 14 पे सेटिस्फाई हो जाएगा, 14 टू जा 2 5 5, तो यहाँ 6 6 5 जा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। सर आपको कैसे पता, प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैंने 14 क्यों सोचा, होगा इसके मल्टीपल में इंटीजर है, क्योंकि हम अक्सर क्लास में पढ़ाते रहते हैं, हम बताते हैं ये वाले भी, जब दो चीज़ें तो यहाँ पर एक इंटीजर पक्का ब्रेक हो रहा होगा, नहीं तो दोनों डेसिमल में ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही इंटीजर है। अभी पॉइंट की बात देखते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट ये है कि इन दोनों को सेम कर लो। सेम करने के लिए या इन दोनों को सेम कर लो, हम इन दोनों को सेम कर लेते हैं, क्योंकि 28 21 ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये 7 4 जाए और ये 7 3 जाए, 7 दोनों में कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4। हमने मल्टीप्लाई बाय 3 से करा तो ये आ जाएगा 90 अपॉन में बी माइनस डब्ल्यू प्लस 28 इंटू 3 कर दो 84 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7 3 जा 21। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय बी माइनस डब्ल्यू, 84 डिवाइडेड बाय बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 5 4 जा 20 के। आप सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट, 90 में से 84 जाएगा तो 6 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू बचेगा 1 के। बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 6, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट कौन सी है, मतलब पहली वाली ये वाली, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 28 डिवाइडेड बाय बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा 7 के। 6 5 जा 5 इधर जाएगा तो 2 बचेगा, तो बी प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 14। अब आपके पास बी प्लस डब्ल्यू पता है कितना है 14, बी माइनस डब्ल्यू पता है कितना है 6, इन दोनों को ऐड करने पर 2b इक्वल टू 20 के, तो b इक्वल टू कितने का आ जाएगा 10 के। b की वैल्यू 10 आ गई, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 10 आएगा, ये तो गलत है, ये तो फॉल्स है, हम कह सकते हैं ये क्या है, फॉल्स। और बी को सॉल्व करें, डब्ल्यू को सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 4, डब्ल्यू की वैल्यू 4 आएगी, तो मतलब ये सही है, ये ट्रू है। आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। तो बोथ स्टेटमेंट तो ये तो नहीं होगा, बोथ ये तो गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, यानी ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू। यस, क्लियर बाय पॉइंट, एक बार इसको फिर दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब शॉर्टकट वगैरह आप डायरेक्टली ट्रिगर नहीं कर सकते कि दोनों ही सही होंगे दोनों ही गलत होंगे, हो सकता है एग्जाम में ये सही दे दे ये गलत दे दे, स्पीड ऑफ अ बोट सही दे दे या स्पीड ऑफ अ, जैसे यहाँ वाटर सही दिया है तो मतलब वो सही दे दे, डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फ्लोर ऑफ अ रूम इज 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग and 9 meter 2 centimeter broad. What is the least of square tiles required for the pave of the floor? यानी फ्लोर को ढकने के लिए कितनी टाइल की नीड होगी। सबसे पहले ये समझो कि ये है क्या मसला, भाई ये है एक रूम,
ठीक है। ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, मैंने अभी बताया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर के, तो 1500 सेंटीमीटर प्लस 17, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, कन्वर्ट इनटू अ सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर आ जाएगा टोटल। ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 900 प्लस 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो 902 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो 1517। इसमें स्क्वायर टाइल्स बिछाई गई, तो पहली टाइल देखना, सेकंड टाइल, ये स्क्वायर टाइल्स है, तो मैं कह सकता हूँ एरिया यानी स्क्वायर टाइल्स है। यहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल चाहिए, मतलब कम से कम चाहिए, कम से कम चाहिए, तो टाइल बड़ी से बड़ी होनी चाहिए भाई। तो टाइल बड़ी से बड़ी क्या रखेंगे, तो टाइल बड़ी से बड़ी, जितनी ज़्यादा टाइल बड़ी रखेंगे, मतलब मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ भाई, ये बड़ी से बड़ी टाइल है, आप इतनी बड़ी टाइल रखोगे कि ये इतने में ही ख़त्म हो जाए, तो कम टाइल लगेंगे, जितनी ज़्यादा बड़ी टाइल रखोगे उतनी कम हो जाएंगी। लेकिन बड़ी टाइल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने, सर एक ही टाइल बना लो ना, एक टाइल कैसे बना देंगे, एक टाइल बनाओगे तो या तो लेंथ बनेगी, वो स्क्वायर टाइल है, टाइल तो एक कभी बन ही नहीं सकती, यदि आप ब्रेथ के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो 902 इसकी ये आ गई, तो लेंथ भी 902 आएगी, तो बस इतना ही ढक पाएगा, एक कभी नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो यानी कि टाइल एक ऐसी होगी, जब ऐसे जा रहे होंगे तो ये भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ भी एग्जैक्टली टाइल आ रही होंगी, जब आप ऐसे जा रहे होंगे तो यहाँ भी एग्जैक्टली टाइल आ रही होंगी, तो मतलब ये लेंथ भी पूरा पूरा डिविजिबल होगी, ये लेंथ भी पूरा पूरा डिविजिबल होगी। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर जो होगा, हमें बड़े से बड़ा चाहिए, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल क्या होगा, तो एस सी ऑफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब वो नंबर क्या होगा, अब एग्जाम में बैठे हैं तो भाई इतनी जल्दी तो यार कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो सबसे बेस्ट है इसे तोड़ें या इसे तोड़ें, तो 902 ज़्यादा ईजी है तोड़ना सर, क्यों, क्योंकि 902 टू से सीधा सीधा डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू में 2 5 जा 2 4 जा 8 2 5 जा सर, ये तो आसान हो गया। 4 5 1 सर, ये किससे कटेगा, अभी देखना बड़े गौर से, 4 1 5 5 5 1 10, तो नहीं जाएगा। लेकिन अभी गौर से देखो, 2 इंटू में और किससे कट सकता है, 1 से नहीं, 3 से नहीं कट सकता, तो 9 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कर सकता, 4 से नहीं कर सकता, 6 से नहीं कर सकता, अब बचे प्राइम नंबर, 5 से नहीं कर सकता, लास्ट में 5 आना चाहिए, 7 से कटेगा, 7 6 42 नहीं कटेगा, और किससे कट सकता है, 11 से कट सकता है, यस 11 से कट जाएगा, 11 4 जा 44, और यहाँ बचा 4 नहीं कटेगा, 11 4 जा 44, 4 बचा 41 नहीं जाएगा। हाँ, इस साइड हमने सही कट कट करा है, 45 1 करा था हमने, फिर कितने टाइम जाएगा ये, हाँ वेट, कितना आएगा हमारे पास में, आई थिंक, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 फोर जा, हाँ कट तो रहा है, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 1 बचा, 11 1 जा 1 कट तो रहा है, 2 इंटू 11 इंटू 41 आया, तो मतलब ये 2 आएगा, 11 आएगा, 41, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब कॉमन क्या क्या आ सकता है, इसका मतलब इसमें 2 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो हमें 2 नहीं चाहिए, इसमें 11 आएगा, 11 1 जा 11, बचा 4, 41 हो गया, 11 3 जा 33, 33, तो हमारे पास कितना बचा 8, 87, 11 भी नहीं कटेगा, तो मतलब 2 और 11 तो आ ही नहीं सकते, तो एस सी एफ क्या आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेचें, एस सी एफ आएगा इन दोनों का 41, खत्म, 41 आएगा। देखो आप विदाउट कैलकुलेटर ऐसे कर सकते हैं, यस समझ में आया ना, विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे, आपको ऐसे कैलकुलेटर से कर देंगे आप, यस। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़े, एस सी एफ आ गया, तो अब हमें चाहिए एरिया ऑफ अ फ्लोर जो होगा, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर इक्वल टू होगा एरिया, टोटल एरिया ऑफ अ टाइल्स, एरिया नंबर ऑफ टाइल जितनी होंगी, नंबर ऑफ टाइल जितनी होंगी, जितनी टाइल होंगी, इनटू में एरिया ऑफ ईच टाइल का जितना एरिया होगा, ईच टाइल ईच टाइल का जितना एरिया होगा, इक्वल, और इनटू में नंबर ऑफ टाइल, मतलब एक टाइल का एरिया जितनी इसमें टाइल बिछ रही है मल्टीप्लाई बाय वो, इक्वल टू होगा पूरे फ्लोर के एरिया के, तो नंबर ऑफ टाइल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल आएगा एरिया ऑफ फ्लोर, जितना एरिया ऑफ फ्लोर रहेगा, डिवाइडेड बाय ईच एरिया ऑफ ईच टाइल, एरिया ऑफ ईच टाइल,
समझ में आया? ईच टाइप। एग्जाम में बैठे सीधा कर दो 1517, बस एग्जाम में बैठे तो आपको कुछ नहीं करना है, SCF निकाल के का एरिया निकाल के साइड आ जाएगा, उसका एरिया निकाल दो 41 × 41, आप डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर। 41 से अभी कट करा तो 11 से 22 टाइम कटेगा, 41 से इसे कट करेंगे तो 41 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 41 3 पे चला जाएगा, लास्ट में 7 चाहिए तो 7 आएगा कन्फर्म है, क्योंकि 7 चाहिए तो लास्ट में 7 यही देगा। 37 इंटू में 22, लास्ट में कितना आएगा, 7 2 14 4 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 814। समझ में आया कैसे करते हैं कैलकुलेशन? यूनिट डिजिट का भी इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। समझ में आ गया ना? 7 2 14 यानी लास्ट में 4 आएगा, 4 सिर्फ इसी ऑप्शन में। इन सबको देखो एग्जाम में, फिर टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे भाई मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पर्सन A and B स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट टू ट्रेवल फ्रॉम चंडीगढ़ टू अम्बाला। डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड अम्बाला इज 60 किलोमीटर। स्पीड A इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर देन द B। व्हेन B रीचेस अम्बाला, ऑब्वियसली बात है B पहले पहुंचेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा है। स्टार्ट बैक बाय सेम रूट से आता है विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट एंड मीट A हु वाज स्टिल 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अम्बाला। फाइंड द स्पीड ऑफ A की स्पीड बतानी है। ये मान लेते हैं ये अम्बाला इन चंडीगढ़ है, ये हमारे पास में चंडीगढ़ और ये हमारे पास में है अम्बाला। यस, 2 पर्सन चलते हैं A और B, ये अम्बाला, अम्बाला, ये चंडीगढ़, चंडीगढ़। यहाँ से A और B दोनों इसी पॉइंट से चलते हैं, A और B। ये ऑब्वियसली बात है B की स्पीड ज़्यादा है तो B तेज चलेगा। B पहले यहाँ पहुँचा और यहाँ से फिर वापिस आ रहा था, वापिस आते वक्त इस पॉइंट पे यहाँ इसकी A से मुलाकात हो जाती है, यहाँ A और B दोनों मिल जाते हैं इस पॉइंट पर। तो मतलब सेम टाइम चले, टाइम क्या है यहाँ पर सेम, एक साथ चले और जब तक चलते रहे जब तक दोनों की मुलाकात ना हो जाए। तो दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट करा, दोनों चल रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं ऐसे, बस बी तेज मूव कर रहा है, आके यहाँ मिल लिया, जैसे ही मिले रुक गए। मतलब एक साथ चले एक साथ रुके, तो मतलब यहाँ टाइम क्या होगा, दोनों का सेम होगा। टाइम सेम है तो इसका मतलब टाइम सेम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये बात आपको पता होगी। तो इसका मतलब ये 12 किलोमीटर यहाँ से मिल रहे हैं, टोटल 60 किलोमीटर है, तो ये कितना बचा होगा, 48 किलोमीटर। टोटल 60 है तो ये 48 किलोमीटर। तो ए ने कितना चला सेम टाइम में, सेम टाइम ए कितना ट्रेवल करता है, तो आपका जवाब होगा 48 किलोमीटर सर। देखना कितना आसान तरीके से करता हूँ। बी कितना चलता है, तो आपका जवाब होगा सर बी, बी पूरा 60 जाता है और फिर 12 इधर चला जाता है। बी पहले अम्बाला तक पहुंचता है 60 किलोमीटर, और फिर 12 और एक्स्ट्रा चलता है चंडीगढ़ की तरफ, जब जाके वो इससे मुलाकात करता है, ए से मुलाकात करता है। जबकि ए कितना चलता है, ए 60 - 12 चलता है, यानी कि 48 चलता है, बी चलता है 72। 24 2 जा 24 3 जा 2:3, यही स्पीड का रेशो होगा, यही डिस्टेंस का रेशो होगा। तो स्पीड का रेशो आ गया 2:3, यानी ए की बी से जो स्पीड कम है वो कितना कम है, 1। ओरिजिनल में कितना कम है, 4 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट इक्वल टू 4 के है, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ए आ गया। स्पीड ऑफ बी पूछेगा तो कितना आएगा, 4 3 जा 12 किलोमीटर पर आवर। खत्म आंसर। समझ में आया कितना बेस्ट सॉल्यूशन है? आप एग्जाम में बैठे तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स एचसीएफ and the sum of LCM and SCF is 403 if one number is 93, find the other number। देखो बड़ा सिंपल है, कोई भी नंबर मान रहे हैं आप, नंबर 1 नंबर 2, कोई भी नंबर है हमारे पास में, नंबर 1 ये होता है A इंटू में H, बहुत सारे लोगों को पता होगा, B इंटू में H। H मतलब होता है HCF, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं HCF। और जो कॉमन से अलग नंबर रह जाएं, जो कॉमन नहीं आते हैं दोनों में, वो होते हैं ए और बी। तो इसलिए हम लिखते हैं ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम, ए और बी को प्राइम है। एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आता है जो दोनों अनकॉमन नंबर है और इनटू में एस। खत्म। इसने क्या बोला है कि जो एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो 403 है। मैं एग्जाम में बैठा होता तो बिल्कुल इसे ऐसे नहीं करता सर, कैसे करता, उनमें से एक नंबर 93 है, एक नंबर 93 है, तो वो नंबर कौन सा रहने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम इज अ 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ।
एलसीएम होता है ABH। मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कैसे करता है। तो मतलब AB इज इक्वल टू 12, AB 12 आ गया तो AB एक ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या तो 1 × 12 होंगे या 3 × 4 होंगे, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, 1 और 12 में कॉमन नहीं होता है। तो 12 तो पॉसिबल नहीं है सर, क्यों? क्योंकि आपने 12 मान लिया एक नंबर, तो फिर ये सम 403 नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि एलसीएम प्लस एचसीएफ करोगे, एलसीएम प्लस एचसीएफ करोगे तो ये 12 टाइम ऑफ एचसीएफ की है, तो ये आ जाएगा 13 ऑफ H इक्वल टू 403 के। H इक्वल टू आ जाएगा 13 3 जा 31, यानी कि हमारा यही 31 है। 31 × 12 करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इसीलिए 12 तो नहीं आ सकता। तो नंबर कौन से होंगे? 3 और 4। एक नंबर 93 है, तो दूसरा नंबर ये 93 वाला 3 वाला होगा, 31 × 3। एक नंबर आ जाएगा हमारे पास में 3 × 31, और दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास में 4 × 31, यानी कि 93, और सेकंड नंबर इज 4 3 जा 124। क्लियर है पॉइंट? सर आप कुछ कह रहे थे कि ये नहीं होगा ये होगा, मैंने कहा कि भाई 3 और 4 है, ये ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड इसके साथ आ रहा होगा 3 के, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नजर आ रहा है मुझे, ये 4 का मल्टीपल तो नहीं आ रहा। तो मैं एग्जाम में बैठूंगा बस इन दोनों को ब्रेक करता, मैं बस पहले इतना करता, एलसीएम ऑफ अ 12 टाइम ऑफ एचसीएफ, यानी कि जो ए बी नंबर आएंगे वो 12 आएंगे, 12 आ गया तो मतलब 3 × 4 में टूट रहा होगा, तो एक नंबर ऑड और एक इवन। तो 1 × 12 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑड वाला ही इतना है, तो 12 वाला तो बहुत बड़ा होगा। तो 3 × 4, ये 3 वाला ऑड है, तो आंसर 4 का मल्टीपल होगा, ये नहीं आ सकता, 4 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आ गया ना इस तरीके से? अब ये 4 आ गया तो यहाँ से बस एचसीएफ निकाल लो, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, द फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन सेज 4 ईयर हैंड, 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी द 4 टाइम्स ऑफ द सन सेज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन ऑफ द फादर रेस्पेक्टिवली। मैं बैठा हूँ तो इसे पहले गो टू ऑप्शन करूँगा, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, सबसे बेस्ट यही है, ये इसका 6 टाइम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे ही 6 टाइम है, आपको दिख रहे होंगे। हाँ सर ये सारे ही 6 टाइम है। 4 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स, तो 4 साल पहले, 4 साल पहले ये 2 साल का होगा भाई, आज ये 6 साल का है, ये प्रेजेंट एज है। फादर एज इज 6 टाइम ऑफ द सन से द प्रेजेंट एज है, ये जो ऑप्शन में गिवन है ये प्रेजेंट एज है। तो 4 साल बाद कितनी एज होगी? तो 4 साल बाद इसकी एज आ जाएगी 6 + 4 10, इसकी आ जाएगी 40। क्या ये इसका 4 टाइम है? यस, आंसर ए। और देखो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, 4 + 4 8 28, देखो ये 4 टाइम्स नहीं आ रहा होगा। 5 + 4 9, और ये आएगा 34, देखो ये तो कटेगा ही नहीं। 7 + 4 11, और ये आ जाएगा 46 के, ये जाएगा ही नहीं, काम खत्म। आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। मैं बैठाऊंगा तो ऑप्शन से करूंगा सिर्फ, इसमें 4 ऐड करा, इसमें 4 ऐड करा, ये देखो कौन सा हमारा अभी 4 टाइम्स आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए हमें 4 टाइम्स दे रहा है। सर वैसे करना हो तो प्रेजेंट इज, जो फादर इज 6 टाइम ऑफ द एज ऑफ सन, फादर की जो एज है और सन की जो एज है वो इसका 6 टाइम्स है प्रेजेंट। तो 6 का मल्टीपल होगा, ऑब्वियसली बात है, फादर की जो एज होगी वो 6 का मल्टीपल है, सारे 6 के मल्टीपल हैं ऑलरेडी, यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, द एज का रेशो विल बिकम इज 4:1। एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस, मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, और ये आ जाएगा 3। 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 5 के। अब देखो 15 15 सेम हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ? तो आपका जवाब है 2। यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हुआ? 2। 2 यूनिट इक्वल टू कितने के? 4 ईयर के, 4 साल बाद की बात है। 1 यूनिट इक्वल टू कितने का आ जाएगा? 2 ईयर के। इसकी प्रेजेंट एज 6 आ जाएगी, इसकी प्रेजेंट एज 36 आ जाएगी। 6 और 36, ये आंसर है। बेसिक से करना है विदाउट एप्लीकेशंस ऑफ रेशो, बिल्कुल बेसिक से करना है, सिंपल इक्वेशन वाले जो बेसिक्स हैं। फादर एज है 6 टाइम्स ऑफ अ सन एज, ये बात बोला। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द सन एज। 4 साल बाद फादर की एज F+4 होगी, सन की एज S+4 होगी, ये इसका 4 टाइम है। 6S+4 इक्वल टू 4S+16। 2S इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ये 12 के, S इक्वल टू आ जाएगा 6 के, तो F इक्वल टू आ जाएगा 36। खत्म, ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका बेसिक पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
3 year ago the age of Amisha and Namisha was 8:9. 3 year from now, आज से 3 साल बाद, the ratio will become is 11:12. What is the percentage of Amisha? मैं कभी भी इस क्वेश्चन ना बेसिक से जाऊंगा ना रेशियो से जाऊंगा, मैं ऑप्शन से करूँगा। ऐसे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नमीशा, वो तो पॉसिबल ही नहीं। परसेंटेज ऑफ नमीशा की एज पूछी है। एक चीज देखो, अमीशा गई, अमीशा पहली वाली है यानी कि 8, इसका मतलब 3 साल पहले जो एज का रेशियो है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। इसमें से 3 हटा देंगे तो 13 बचेगा। 13 8 का मल्टीपल है नहीं। 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 16। 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यस। 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18। 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, नहीं। आंसर कौन सा आ गया सी। सर मान लो दो ऑप्शन होते, 8 के मल्टीपल से कट जाता। मान लो सर ऑप्शन एक ये भी होता 27, मान लेते हैं ऑप्शन में 27 भी और एक एग्जाम ये 27 मान लेते हैं, क्या तो सर 3 माइनस करने पे तो ये 24 मिला, 8 का मल्टीपल है तो फंस जाते हैं ना, नहीं। फिर हमें पता है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उसकी जो एज है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 19 में 3 ऐड करो कितना बनेगा 22। 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 11। जबकि 27 में 3 ऐड करेंगे 30, 30 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। फिर 11 को चेक कर लेंगे, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा 11। आंसर कौन सा आ जाएगा 19। इस पर दोनों सेटिस्फाई होंगे। 3 माइनस करने पे 8 का मल्टीपल होगा, 3 ऐड करने पे 11 का मल्टीपल। ये बेस्ट भी है एग्जाम में, कुछ भी नहीं करना, पेन टच भी नहीं करना, ठीक है ना। रेशियो से करने तो 8:9, 11:12। एज का डिफरेंस तो ऑलवेज सेम होता है। यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का, ऑलरेडी सेम है। तो ये कितना इंक्रीज हुआ 3, ये कितना एज इंक्रीज हुआ 3, ओरिजिनल में कितना एज इंक्रीज हुआ 3 ईयर अगो से 3 ईयर आफ्टर चले गए। 3 ईयर आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर, तो यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा 6 का। -3 से +3 पे चले गए, मतलब 6 ईयर डिफरेंस। 1 यूनिट इक्वल टू कितने का आ जाएगा 2 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 ईयर, तो 12 की वैल्यू कितने का आ जाएगी 24 ईयर के। और 11 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा 22 ईयर के। यानी कि आफ्टर 3 ईयर एज है, आफ्टर 3 ईयर एज है तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो एज ऑफ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अमीशा आ जाएगी। 22 - 3 द एज ऑफ अमीशा, प्रेजेंट एज ऑफ अमीशा इज 19 ईयर। यस गॉट इट, क्लियर पॉइंट। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बाकी एज यू विश, आप इसे चाहो तो आप वेरिएबल बेस मान के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बाई पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ radius of each of 4 outer circle is r, then radius of a innermost circle is क्या होगा। innermost मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। इधर देखना, इसकी रेडियस तो r है, ये सेंटर है, सेंटर एग्जैक्टली सबकी रेडियस बराबर है आर आर आर, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ऑब्वियसली बात है ये भी आ रहा है, सब बराबर है। सब बराबर है तो सिमेट्रिक फॉर्म हो गई एक तरीके से। मतलब ये जितना यहाँ से इधर होगा उतना यहाँ से इधर होगा, मतलब ये बीच का पॉइंट होगा सेंटर। सेंटर का मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली आ रहा होगा। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा। आपका जवाब है सर ये तो बड़ा सिंपल है, तो ये पार्ट क्या आ जाएगा। तो सर ये तो सिंपल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो बड़ी सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो आर है, ये यहीं से यहीं तक की तो आर, तो इसका मतलब ये तो आर आ गया सर, बहुत बढ़िया। ये ऑलरेडी आर है, यस सर। मैं जब इसको इससे मिलाऊंगा, इसकी रेडियस कितनी है आर, इसकी रेडियस मैंने कितना मान लिया एक्स। इसको मैं अब सिंपल बाहर बना के लिखूँ, आप देखते जाना, मैं बाहर बना के लिखूँ कुछ इस तरीके से, आप देखते जाना। वेट, अभी देखो ये कितना आया आर, नीचे वाली ये वाली ओ ए बी, बी ए ओ, ओ ए कितना है आर, ए बी कितना है आर, ये वाला कितना है एक्स प्लस आर। एक्स इज द रेडियस ऑफ अ इनर मोस्ट सर्कल, ठीक है ना। लेट लेट रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल, सर्कल हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर या जो भी मीटर मीटर जो, तो ये आ गया। इसमें हमें पता है पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ये आर है, ये आर है, तो अभी सी बात है ये आर है, ये आर है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा ये r√2 होता है, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं r√2। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बहुत सारे लोग इसे इस तरीके से कर सकते हैं। इज द वैल्यू ऑफ 2r² इक्वल टू एक्स प्लस आर स्क्वायर के। रेडियस है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो ये आ जाएगा √2 ऑफ आर, बोथ साइड रूट कर दिया तो एक्स प्लस आर के, और x इक्वल टू आ जाएगा √2r माइनस आर, और x इक्वल टू आ जाएगा r कॉमन ले लेंगे √2 - 1, √2 - 1r, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन, बस खाली आपको ट्रिगर होना चाहिए। यस क्लियर बाई पॉइंट, आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, if sin alpha and cos alpha are the root of the equation ax² plus bx plus c equal to 0, then b² किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना। तो देखो, sin alpha and cos alpha are the root of the equation ax² plus bx plus c equal to, then b² की वैल्यू बतानी है। ये रूट है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू कितने क्या आ जाएगा, -b/a के। यस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने के बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बराबर आ जाएगा c/, यस गॉट इट, ये -b/a, ये c/a। हमें अच्छी तरह से पता है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, इक्वल टू कितने क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। आई थिंक सबको पता है, फॉर्मूला लिखने की अब जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, ए ये है बी ये। साइन प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू -b/a का स्क्वायर, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज द डेफिनेट वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, +2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू c/a के। आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b² / a², नेगेटिव खत्म हो जाएगा, पावर इवन है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 2ca, या हम इसको इधर ऐसे करें a + 2c/a के, a हमने एलसीएम ले लिया, स्क्वायर से a कट गया, b² इक्वल टू आ जाएगा a² + 2ca, a की इधर मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इट क्लियर पॉइंट 2c, a² + 2ac, यानी ऑप्शन और इट, आप इस तरीके से इसे टैकल कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द मीन ऑफ a, b and c is m, ab plus bc plus ca equal to 0, and the mean of a² b² c² is km², then the value of k। देखो मीन क्या होता है, जब भी आपको मीन चाहिए, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उन सबका सम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एबीसी का मीन क्या होगा, मीन ऑफ एबीसी a + b + c डिवाइडेड बाय 3 नंबर है, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू m के, a + b + c इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 3m के। गॉट इट, क्लियर है पॉइंट भाई, इतनी सी बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ए बी + bc + ca इक्वल टू हमें पता है 0 के, ए बी + bc + ca इक्वल टू किसके पता है, 0 के, तो ये भी हमें गिवन है, ये आ जाएगा हमारे पास 0 के। अगेन a² मैं यहाँ बात करूँ, a² + b² + c², इसका मीन क्या होगा, a² + b² + c², तीनों नंबर, इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू km² के, तो ये हमारे पास में आ जाएगा a² + b² + c² इक्वल टू 3km² के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई a² + b² + c²। यस, अभी आप पॉइंट की बात करते हैं, ये मुझे कुछ कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है इसमें, a + b + c का मैं होल स्क्वायर ब्रेक करूँ तो ये किसके बराबर होता है, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca के। अभी आप देखेंगे a + b + c की वैल्यू कितने के बराबर है, 3m के, तो ये आ जाएगा 3m², a² + b² + c² की वैल्यू किसके बराबर है, 3km² के, इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। ए बी + bc + c इक्वल टू 0 है, 0 × 2 करेंगे तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये आ जाएगा 9m² इक्वल टू आ जाएगा 3km², m² से m² कट गया, k इक्वल टू आ जाएगा 3k, 9/3, तो ये आ जाएगा 3k। यस, तो आंसर आ जाएगा 3। और इट
आसान तरीका है, इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लिस्ट वन लिस्ट सेकंड। मैंने जैसे बोला सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बहुत वियर्ड है, मतलब अलग है, जो एक ही ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके करते हैं। देखो ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का फर्स्ट, ए का फोर्थ, ए ऑप्शन ऐसा है, बी भी ऐसा ही है, सी भी ऐसा ही है, सारे ऑप्शन यहाँ सेम है। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। ए या तो सेकंड होगा, थर्ड होगा, या फर्स्ट होगा, या फोर्थ होगा, यानी कि सेम नहीं है, तो हमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है, मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन चाहिए। मीन क्या होता है, जस्ट मैंने अभी लिखाया था, मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन चाहिए, मीन ऑफ प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर, पहले फर्स्ट 5 प्राइम नंबर चाहिए, पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, थर्ड प्राइम नंबर 5, फोर्थ प्राइम नंबर 7, फिफ्थ प्राइम नंबर 11, डिवाइडेड बाय कितने का आ जाएगा 5 के। आपने सॉल्व करा, 5 3 + 2 5 5 5 10 10 7 17 18 और 28 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जो 25 बचा 3, 5 6 जो 30, 5.6 आंसर आएगा भाई, यानी कि फर्स्ट का थर्ड आएगा। फर्स्ट का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसमें आगे चेक करने की नीड नहीं है। फिर भी किसी को करना है तो आप कर सकते हो, जैसे मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 का मीन क्या होगा, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आप मल्टीपल ऑफ 4 देखेंगे तो 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20, 6 जा 24, ये 6 मल्टीपल आ गए, 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल है। इन सब का सम डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। बात समझ में आ गई। एक तरीका ये भी है, सर मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24। देखो मीन ऑफ फैक्टर जो होता है, मीन ऑफ फैक्टर बाई दी बार फंस जाओ तब का केस बता रहे हैं। मीन ऑफ फैक्टर क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। इसके सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लो, बाकी नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। 24 तो नंबर भी छोटा है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 और 12 और 24। यस, तो आप इजी भी तरीके से कर सकते हैं। इन सब का सम डिवाइडेड बाय कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइडेड बाय 8 कर दो, इन सब का सम करके आंसर आ। नेक्स्ट, तो करने की नीड नहीं है, जब मेरा आंसर आ गया ए से ही तो मैं क्यों सॉल्व करूँगा। यस, क्वेश्चन नंबर 26, ये एक इक्वेशन है, पूछा किसके इक्वल है। सबसे पहले देखो ये रूट में दे रखा है, ये रूट में दे रखा है, सबसे पहले रूट को खत्म करेंगे। ऊपर भी रूट में दे रखा है, नीचे भी रूट में दे रखा है, सबसे पहले इस रूट को खत्म करेंगे। अंडर रूट ऑफ 5 + √3, 5 + रूट √5। मुझे मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक है। इसको देखते हैं, शायद मिस्टेक लग रही है, क्योंकि ये दोनों 5 + √3, ये तो फैक्टर ही नहीं बनेगा। यदि मैं इसे 2 से डिवाइड भी करूँगा तो तब भी 3 10 हो जाएगा, तो बनेगा ही नहीं। ये मिस्टेक है। 1 मिनट, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यदि ये √6 5 6 5 11 30 है, तो ये 5 और 3 18 में। तो ये सर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए √5 + √3। ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, √5 + √3 डिवाइडेड बाय √8 - 2√15। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, बाकी इसे बाद में आप करेक्ट करके देख लें क्या आया था पेपर। टाइपिस्ट की ये मिस्टेक है। 11 + 2√30 डिवाइडेड बाय कितने का आ जाएगा, √(x - √5)। मैंने इसके अकॉर्डिंग बना दिया, यदि ये उल्टा है तो ये भी उल्टा आएगा, ये कुछ आएगा। दोनों रूट में नहीं हो सकते, नहीं तो कटेगा ही नहीं ये, फिर रूट ये तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, नीचे वाले को, √8 - 2√15। बहुत सिंपल है। ये जो वैल्यू होती है a² + b², याद है मैंने किसी पेपर में तो बताया था, और ये जो वैल्यू होती है वो 2ab के बराबर होती है। 2ab = 2√15 के, 2 से 2 कट गया, ab = आ गया √15 के। इसके दो फैक्टर ऐसे कर दो जिनके स्क्वायर का सम ये आ जाए, ये है। दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो दो फैक्टर होंगे √5 और √3। इनका प्रोडक्ट √15 आएगा, और इनके स्क्वायर का सम 5 + 3 8 आएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, मैं कह सकता हूँ ये √5 - √3 का होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ऊपर बनेगी √5 + √3। समझ गए ना मैंने क्यों बनाया है। नीचे √5 - √3। सेम केस √6 + √5 बनेगी, और ये √6 - √5। और आपने कैसे लिख दिया, देखो 6 5 जा 30 बन रहा है, और √6 का स्क्वायर
और प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो 6 + 5 11 बन रहा है। आपको ये सॉल्व भी करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये 11 + 2√30 है, तो ये a² + b², और ये 2ab के 2√30 के 2 से 2 कट गया, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 5√6 के, 5×6 = 30, और इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो देखो 11 आ रहा है। तो ये √6 + √5 का होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो √6 + √5 बचेगा। तो मैंने इसीलिए अपोजिट करके लिखा है। सर इन दोनों का नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नहीं, इन्हें रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज आपने पढ़ा होगा, √5 + √3 अपॉन में √5 - √3। हम इसे रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करते हैं सेम नंबर से, बस साइन अपोजिट हो जाता है, मतलब ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे भी प्लस आ जाएगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस सेम केस इस इक्वेशन में भी, √6 + √5 अपॉन में √6 - √5। सेम रैशनलाइज कर लेते हैं इसको भी, तो ये आ जाएगा √6 + √5 अपॉन में √6 + √5। गॉट इट। अभी आप देखो, सही मैं देखूंगा तो ऊपर बनेगा a+b, तो मतलब a+b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 5 + 3, 5 + 3 प्लस √15, 2ab हो जाएगा, a² + b² + 2ab, यानी कि 2√15 के नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सेम ऊपर √6 का 6, √5 का 5 प्लस 2√30 के, और नीचे आ जाएगा 1 के। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 + 2√15 आएगा, 8 में से डिवाइड करेंगे 2 से तो ये 4 + √15 बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास में 11 + 2√30 के। 11 + 4 बनेगा हमारे पास 15 + √15 + 2√30 के। आंसर कौन सा आ जाएगा, यानी कि डी। करेक्ट कर लेना बस, ये थोड़ी मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इफ a + b = 2a - 3b + ab, यानी कि ये एक रिलेशन है कि जब भी a + b जो है वो इसके बराबर है, तो 3 × 5 किसके बराबर होगा, 3 × 5, ये a × b होना चाहिए। हाँ, ये तो मिस्टेक है भाई, ये जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ये भी क्या होना चाहिए, ये भी प्रोडक्ट होना चाहिए। वेट, ये प्रोडक्ट होना चाहिए ये वाला। यस, क्लियर है भाई पॉइंट, आई थिंक अब क्लियर होगा। यस, क्लियर है ना पॉइंट, आप इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे क्योंकि ये तो रिलेशन है ना, मतलब ये एक तरीके से ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। 3 × 5, यानी कि ये दे रखा है 3 × 5, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 × 3 -3 × 5, और प्लस का आ जाएगा 3 × 5 ए बी, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5, तो ये आंसर आ जाएगा 3×2 = 6, 5×3 = 15, 5×3 = 15, यानी कि आ जाएगा 6। जबकि 5 × 3 करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 × 5 -3 × 3 + 3 × 5, 5 × 3। आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 - 9 + 15 के, और ये आ जाएगा 16 के। 10 में से 9 जाएगा 1, 1 + 15 16, तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 6 के इक्वल, ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 16 के इक्वल, आंसर आ जाएगा 22 के। यस, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में दिया है, कैलकुलेटर नहीं है तो एक बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती। ऑब्वियसली बात है, जब भाई हमें पता है कि ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया और कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, तो सबसे बेस्ट क्या चीज़ है कि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि भाई कैलकुलेटर नहीं है तो ये किस तरीके से हो सकता है, कोई ना कोई अप्रोच यूज़ हो रही होगी। ये 3 बार रिपीट हुआ है तो मैं इसको एक्स का क्यू लिख सकता हूँ, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है तो मैंने वाई लिख सकता हूँ। सर एक्स क्या माना, एक्स इक्वल टू 325 मान लिया, और वाई इक्वल टू मैंने मान लिया 175। एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स² - XY प्लस का वाई²। एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और ब्रैकेट में बनेगा x² + y² - XY, ये ब्रैकेट में नीचे आ जाएगा x² + y² माइनस का xy। आप देखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा x + y, ये जो वैल्यू है x + y के बराबर है, यानी कि 325 + 175। अभी आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 500। आंसर कौन सा आ जाएगा,
देखने में लग रहा था कि 500 नहीं होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, नहीं, आंसर इसका यही है। ठीक है ना, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई छोड़ दो, बहुत कैलकुलेटिव था, नहीं, अप्रोच लगाओ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हम एंगल B बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये हमने B मान लिया, ये A मान लिया, और ये हमने मान लिया C। AB इक्वल टू 6√3 आ गया, AC इक्वल टू 12 है, BC इक्वल टू 6 है। क्या ये इसके बराबर, ये सब सेटिस्फाई कर रहा है? ये कह रहा है कि यदि ये 6√3 है, ये 12 है, ये 6 है, तो क्या एंगल B जो है राइट एंगल ट्राइंगल होगा, 90 डिग्री होगा, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब B 90 डिग्री है, तो इसके स्क्वायर का सम प्लस इसके स्क्वायर का सम इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 करेंगे 108, प्लस 36 इक्वल टू 144 के बराबर होना चाहिए। यस, 144, 144। ये तो पहला वाला तो ट्रू है, यानी कि B 90 डिग्री होगा, B 90 डिग्री होगा क्योंकि ये ट्रिपलेट नंबर बन रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट, AC इक्वल टू BC, AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, क्या एंगल C 90 डिग्री होगा? चलो देख लेते हैं। यदि एंगल 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर, पाइथागोरस हमसे कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू, इसने बोला है कि AC इक्वल टू BC लिख सकता हूँ, तो जहाँ BC लिखा हुआ है वहाँ AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दोनों सेम है, तो मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री होगा पक्का। ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। तो बोथ स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू हो। आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ। क्लियर है? तो एक बार दोबारा देखो, फिर ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, साइन थीटा इक्वल टू 5/13, देन वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अरे यार, ये तो आसान क्वेश्चन। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, कोई एंगल थीटा है, तो आपको पता होगा कोई एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो बेस कितना होगा, 12। बेस 12 है, तो टेन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तो ट्रू है। इसको देखते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा 12/15, 12/5 है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है, ये उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा। यस, कॉट उल्टा होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपने पढ़ा होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत सारे लोग इसे ऐसे ही पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। तो ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू। टेन इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होता है, कॉट उल्टा होता है टेन का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो बेस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यानी बेस हमारे पास में 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो हाइपोटेनियस 13 होगा। और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, का मतलब ये भी ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट ट्रू, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। अ टू डिजिट नंबर इज 7, एक कोई टू डिजिट नंबर है, नहीं, अ टू डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ इट्स टू डिजिट, यानी कि टू डिजिट नंबर है, उसके सम का 7 टाइम्स है, वो अपने डिजिट्स के सम का 7 टाइम्स है। द नंबर ऑफ दैट इज फॉर्म रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो रिवर्सिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 18 कम है। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को पेन टच भी नहीं करना, ऑप्शन से कर देना है। कैसे? ये देख लो, सम का जो डिजिट्स है वो 7 टाइम के बराबर है, 4 + 2 6 आएगा, सम ऑफ डिजिट्स। देखना है इधर कैसे करना है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट यानी 2 + 4 कितना आएगा, 6, 6 इंटू में 7, 7 6 जा 42, ये आंसर तो नहीं। 4 + 2 6 आएगा, इसका भी सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 6 इंटू में 7 इक्वल टू 42। हाँ, काम कर रहा है, यही आंसर है। 3 + 6 9,
9 इंटू 7 कितना होता है 63, ये नहीं होगा। और 9 6 प्लस 3 कितना बनेगा 9, 9 इंटू में 7 63, हाँ ये भी बन रहा है। अब बचे दो ऑप्शन, सर फिर तो फंस गए, नहीं, इसका रिवर्सिंग डिजिट जो है वो 18 होना चाहिए। तो रिवर्सिंग डिजिट नंबर कम है, छोटा है, तो जब मैं उसका उल्टा करूँगा तो ये 24 बनेगा, जब मैं इसका उल्टा करूँगा तो 36 बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 18 का, यस। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 27। आप बताओ डिफरेंस 18 का आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, आंसर भी। पेपर में बैठे हैं तो आप इसे ऐसे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। बेसिक चीज़ क्या है भाई बेसिक, कोई भी 2 डिजिट नंबर है वो 10a+b होगा। 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ डिजिट, यानी डिजिट्स क्या है a और b, नंबर यही बनता है 2 डिजिट नंबर। 10a में से 7a जाएगा, इक्वल टू आएगा 7b माइनस का b। ये मैंने क्लास में बताया कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से कर सकते हैं। 7a 7a को इधर ले आए हम, चलो हाँ एक ही बात है। 7b सही लिखा है हमने, 7b माइनस का b, इधर बचेगा 3a इक्वल टू आ जाएगा 6b के, a इक्वल टू आ जाएगा 2b के। a की वैल्यू 2b के बराबर आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म ट्वाइस ऑफ अ सेकेंड टर्म है, तो ये नहीं होगा। 4 का ट्वाइस तो 8 आना चाहिए फर्स्ट टर्म, तो जो 10 प्लेस पे डिजिट होगा तो वो डबल होना चाहिए यूनिट प्लेस से, ये नहीं होगा, ये होगा। तो बी और डी तो अभी भी आएंगे। फिर इसने बोला रिवर्सिंग नंबर जो है 10a+b एक नंबर था, इसका रिवर्सिंग नंबर कितना बनेगा 10b+a, ये रिवर्सिंग नंबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस 18 है, ये से 18 कम है। 10a में से a जाएगा तो हमारे पास 9a बचेगा, माइनस का 9b बचेगा इक्वल टू 18 के। a माइनस बी इक्वल टू कितने का आ जाएगा 2 के। a माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई तो a इक्वल टू 2b के है, 2b माइनस बी इक्वल टू 2 के, तो b इक्वल टू आ जाएगा 2 के, a इक्वल टू आ जाएगा 4 के। तो नंबर किसने के बराबर है, नंबर इज अ 10a+b, तो ये आ जाएगा 40+2 यानी कि 42। ये इसका बेसिक पार्ट है। क्लियर है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलती करते हैं। उन्हें क्या लगता है, सबसे पहले वो ऐसे लिखते हैं a/b+c इक्वल टू के ए इक्वल टू लिख देंगे k/b+c, ऐसे ही b इक्वल टू आ जाएगा k/c+a, ऐसे ही सेम ऑफ c इक्वल टू आ जाएगा k/a+b। यहाँ तक सब लोग सही लिख लेते हैं। वो इन तीनों को कर देते हैं सम, a+b+c। अब बहुत सारे लोग तो यही गलती कर देते हैं, के मिला के 3k कर देते हैं। नहीं, सिर्फ एक ही के रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2a 2b 2c रहेगा। सर ऐसा क्यों, अब बहुत सारे लोग यहाँ 3k कर देते हैं, ये गलती है। k/b+c, देखना क्या गलती है, k/b+c देखते जाना, k/c+a और k/a+b। अभी आप देखेंगे k कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा b+c c+a a+b। अभी देखेंगे ये आ जाएगा 2a 2b 2c, समझ में आ गया इस तरीके से। अब बहुत सारे लोग इसमें से कॉमन लेके, एक गलती तो समझ में आ गई, यहाँ क्या करते हैं 3k कर देते हैं, के मिला के 3k नहीं होगा, ये ऐड ये ऐड ये ऐड, इन सबको ऐड करेंगे तो k तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ये मिलेगा। तो इसमें से 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2k a+b+c। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, a+b से a+b काट देते हैं, a+b+c वन टाइम, ए की वैल्यू 1/2 डी टिक करके चले जाते हैं। नहीं, यही गलती हो गई। आपको कट नहीं करना, a+b कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ है 3x² इक्वल टू 4x के, तो आप ऐसे मत कर देना कि x इक्वल टू 4/3, ये एक वैल्यू है। दूसरी वैल्यू जीरो भी आएगी, 3x² माइनस का 4x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसकी दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 0 और एक आएगा x इक्वल टू 4/3, आएगा 0 पे भी सेटिस्फाई होता है। तो कभी भी ऐसे हो तो उसको कट नहीं करते हैं, यानी a+b+c से ऐसे कट मत कर देना वन टाइम, और k इक्वल टू सीधा 1/2 डी टिक कर चले गए, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आपको ऐसे नहीं करना। कैसे करोगे भाई एग्जाम में बैठे, तो अभी ध्यान से देखो कैसे करना है आपको। a+b+c इसको इधर ले आओ, माइनस का आ जाएगा 2a+b+c इक्वल टू 0 के। a+b+c हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास कितना मिलेगा 1 माइनस 2k इक्वल टू आ जाएगा 0 के। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक बार 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, के इक्वल टू आ जाएगा 1/2, एक वैल्यू तो ये आ गई। एक आएगा a+b+c इक्वल टू 0, तो b+c इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी a/b+c इक्वल टू के है,
और a अपॉन में b प्लस सी की वैल्यू माइनस ए है, तो k इक्वल टू आएगा माइनस का 1। तो k की दो वैल्यू आई, 1/2 और -1। यस, तो इससे मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो गलत करते हैं, आंसर 1/2 टिक करके आगे चले जाते हैं, -1 तक पहुंचते ही नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार मेरे अकॉर्डिंग आपको ये ट्राई करना चाहिए खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, नंबर 33। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच passes through the point 4,5 and its center at 2,2 इस क्या रहेगा? सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है। आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है हमारे पास में x माइनस ए का स्क्वायर, सेंटर से जो गुजारते हैं, y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब r क्या होगी? x माइनस ए की वैल्यू तो हमें ये पता ही है, a और b सेंटर से जाते हैं, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर नहीं हमें पता। तो पहली बात तो ये तो गलत हो गया, स्क्वायर आएगा, ये गलत हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13 होगा। तो अभी तो देखने वाली बात है किसके इक्वल होगा। हाँ, 13 का स्क्वायर, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है, 4 और 5। एक्स स्क्वायर अभी ये ब्रेक करके देखना पड़ेगा, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो एक्स वाई आ जाएगा, एक्स और वाई आएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं, आंसर तो बी। पर यहाँ 13 का स्क्वायर होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक करी है टाइपिस्ट ने आज, एक दो सिली मिस्टेक कर दी है, कहीं प्लस नहीं लिखा, कहीं यहाँ स्क्वायर, ये थोड़ी और टाइपिंग में मिस्टेक है, ये स्क्वायर आएगा इसका, जब जाके सही होगा। यस, तो अभी आप देखेंगे आर कैसे निकालेंगे, तो देखो आर ऐसे आएगा, ये सर्कल, ये सेंटर, ये सेंटर से यहाँ तक का ये रेडियस होता है, इसके पॉइंट है 2,2 और इसके पॉइंट है 4,5। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का स्क्वायर। आप देखेंगे तो डिस्टेंस यानी कि रेडियस कितने के इक्वल आ जाएगा, √4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यानी कि √13। ये रेडियस आ गई, रेडियस आ गई हमारे पास में, r इक्वल टू आ जाएगा √13 के, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 13 के। बिल्कुल सही लिखा है टाइपिस्ट ने भाई, ये टाइपिस्ट ने बिल्कुल सही लिखा है। तो ये आ जाएगा 13 हमारे पास, आर की जो वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 13, आर की वैल्यू √13 आ गई, आर इक्वल टू आ गया √13 के, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितने का आ जाएगा, √13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा 30। इक्वेशन कौन सी आ जाएगी भाई, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में, बिल्कुल सही लिखा है टाइपिस्ट ने, कुछ भी गलत नहीं लिखा। यस, गॉट इट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसे दोबारा से टैकल कर क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ इसकी क्वेश्चन फॉर्म जो है वो याद रखनी है, बाकी कुछ खास नहीं है। तो चलो, ये बेस्ट वे था यार मेरे अकॉर्डिंग। तो मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में, है ना। मैक्सिमम आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि यार आपको जो ये सेशंस मिल रहे हैं आपको कितना हेल्प कर रहा है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए या फिर ऐसे ही पेपर पे चाहिए, तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो,